हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो हम क्लास 11th की बात करेंगे। जिन बच्चों के पास इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, तो आपके पास दो बुक हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र, और दूसरी आपके पास है सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक। तो इसके जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहले हम वो करेंगे। साथ ही इसके अंदर हम देखेंगे कि एमसीक्यू किस टाइप से पूछे जाते हैं, पैटर्न क्या होता है। तो वन सेट वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए, तो आपको पता लग जाएगा कि पेपर में एमसीक्यू के क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक के एमसीक्यू। तो पहला जो क्वेश्चन हमारा बनता है इसके अंदर वो है कि अर्थव्यवस्था की समस्याओं का मुख्य कारण क्या है। यानी जो अर्थव्यवस्था में समस्याएं आती हैं उसका मुख्य कारण क्या हो सकता है। गरीबी, जनसंख्या, बेरोजगारी या दुर्लभता। तो आपको पता है कि भाई अर्थव्यवस्था की जो मेन समस्या होती है वो कमी होती है, उसी को तो दूर करना होता है। अर्थव्यवस्था में यही पढ़ाया जाता है अर्थशास्त्र के अंदर। तो इसलिए दुर्लभता जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो पहला आंसर आपका सही है, ये दुर्लभता। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि आर्थिक समस्याएं किस कारण से उत्पन्न होती हैं, यानी आर्थिक समस्याओं के कारण क्या हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन है सीमित आवश्यकताएं, सीमित संसाधन, संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग, उपरोक्त सभी। तो आपको पता है कि भाई आर्थिक समस्या के अंदर ये तीन महत्वपूर्ण कारण होते हैं, एक सीमित आवश्यकताएं, एक सीमित संसाधन और संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग। तो आपका जो आंसर सही होगा वो होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है, यह कौन सा प्रकार का आंकड़ा है। तो इसके अंदर देखिए, आप देख रहे हैं कि कोविड-19 का है और इसके अंदर सांख्यिक आंकड़े की बात हो रही है। तो सांख्यिक आंकड़े जो होते हैं वो हमें किसके अंदर देखना पड़ता है, तो उसको हम देखते हैं सांख्यिक आंकड़ों के अंदर। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये गुणात्मक तो होगा नहीं, मात्रात्मक भी नहीं होगा और मात्रात्मक तथ्य भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें सांख्यिक आंकड़ों की बात हो रही है। तो आपका सही आंसर होगा डी, सांख्यिक आंकड़े। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर जब में जाता रहता है और बच्चे गलत कर देते हैं। क्योंकि सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल ढंग से पढ़ना होता है, जिसमें दो चीज़ दी होती है, एक अभिकथन दिया होता है, एक कारण। ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो आपको सबसे पहले समझना है कि अभिकथन क्या कह रहा है और कारण क्या उसका सही है। जैसे ये क्वेश्चन है आपका कि जब आर्थिक तथ्यों को सांख्यिक रूप में व्यवस्थित किया जाता है तो वह सटीक होते हैं। यानी अगर आपने क्या किया, सांख्यिक रूप में कोई डेटा को इकट्ठा किया, व्यवस्थित किया, तो क्या वो हमेशा सही होंगे। और सटीक यथार्थ जो अपुष्ट कथन की तुलना में अधिक विश्वसनीय होते हैं। यानी जो हमारे पास सटीक है, क्या वो हमेशा सही होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो भी हमने आंकड़ा इकट्ठा किया है वो हमेशा से ही सही रहे किसी भी तरह से। तो ये सही नहीं हो सकता। तो आपके जो ऑप्शन दिए होते हैं वो देते हैं ए और आज सत्य है, आर ओ ए की सही व्याख्या है। तो आपको सबसे पहले अभिकथन और कारण को देख लेना है, क्या ये दोनों सही व्याख्या कर रहे हैं, क्या मिलते जुलते, उसके बाद आपको इसमें देखना है। तो इसमें हमने क्या देखा कि भाई पहला वाला जो है वो तो हमें सही दिख रहा है कि भाई सांख्यिक रूप से व्यवस्थित आंकड़े जो होते हैं वो सटीक होते हैं, ये तो हमने चलो मान लिया, लेकिन वो हमेशा सही हो ऐसा नहीं माना जा सकता। तो इसलिए जो आपका आंसर होगा वो सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समय, धन और श्रम की दृष्टि से निम्न में से कौन सी विधि सबसे सस्ती है। यानी जब हम समय देते हैं, धन देते हैं और श्रम देते हैं, तो उनका कम से कम उपयोग करके हम कैसे किस विधि से हम क्या है कि डेटा को इकट्ठा कर सकते हैं। तो इसमें आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं, टेलीफोन, व्यक्तिगत अवलोकन, प्रश्नावली और स्थान। तो देखिए इसमें सबसे आसान जो होती है वो प्रश्नावली होती है। ठीक है, क्यों सस्ती होती है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ प्रश्नावली किसी को दे दी होनी होती है और वहाँ से आपको आंसर लेना होता है। तो इसमें आपका समय, धन और जो श्रम होता है वो बच जाता है। तो इसका आंसर सही होगा आपका सी, प्रश्नावली के द्वारा सूचनाएं इकट्ठा करना। अगला आपका आता है व्यक्ति अनुसंधान विधि उपयुक्त नहीं है यदि। देखिए अगर आपको व्यक्तिगत अनुसंधान विधि दी जाती है तो इसमें कौन सी चीज़ आपको जो है वो सही लगती है। तो देखिए अगर हम देखें कौन सी उपयुक्त है, सही है या नहीं है, ठीक है, तो नहीं है, यानी कौन सी आपके लिए उपयुक्त नहीं होगी। अगर आप व्यक्तिगत अनुसंधान कर रहे हैं तो यानी आपको कहा जाता है कि आप व्यक्तिगत रूप से कोई डेटा लेकर आइए। तो अगर आप जाते हैं, अनुसंधान का क्षेत्र बहुत बड़ा हो, अनुसंधान का क्षेत्र सीमित हो, आंकड़ों को पूर्ण मौखिकता की आवश्यकता हो, आंकड़ों को गुप्त रखना हो, ठीक है। अगर आप व्यक्तिगत रूप से जा रहे हैं तो आपको सबसे बड़ी समस्या क्या आएगी, अगर बहुत बड़ा क्षेत्र दे दिया जाता है तो आपको उसको व्यक्तिगत रूप से सारे डाटा को इकट्ठा करने में काफ़ी समस्या आएगी। तो इसका आंसर जो होगा ए जो होगा वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो उपयुक्त विधि नहीं है अगर व्यक्तिगत तौर पर किसी को भेजा जाता है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रतिदर्श विधि उपयुक्त होती है जब, अगर आपको प्रतिदर्श विधि दी जाए यानी सैम्पलिंग मेथड दिया जाता है, तो बताइए कि विधि उपयुक्त कब होगी, जब समष्टि जो सीमित हो, यानी समष्टि का मतलब एक बड़े पैमाने पर दिया जा रहा हो डेटा आपको
इकट्ठा करने के लिए, आंकड़ों को मौलिकता को कम मात्रा की आवश्यकता यानी मौलिकता की जरूरत ना हो, उसे अनुसंधान क्षेत्र बहुत छोटा हो, अनुसंधान क्षेत्र बहुत बड़ा हो। तो इसके अंदर देखिए जब भी हमें याद रखिए कि जब भी सैंपल मेथड की बात आती है, जब परिदृश्य विधि की बात आती है, तो जब अनुसंधान क्षेत्र बड़े होते हैं तभी इसका उपयोग किया जाता है। तो आपका जो आंसर है वो डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि समांतर माध्य से विचलनों का योग होता है। अगर हम समांतर माध्य लेते हैं तो जो भी हमारे पास विचलन है उनका योग क्या होगा। तो आपको पता है कि समांतर विचलन जो होते हैं उनके योग में उनका योग हमेशा क्या आता है, शून्य आता है। तो इसका आपका जो आंसर सही हो जाएगा वो क्या होगा, शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुणात्मक माप के लिए सबसे उपयुक्त औसत क्या है। यानी अगर आपको किसी का गुणात्मक माप निकालना है तो आपको सबसे उपयुक्त औसत निकालने के लिए कौन सी विधि का यूज करना होता है। तो देखिए गुणात्मक अगर हम माप कर रहे हैं तो आपके पास 4 विधियां होती हैं, वैसे 3 विधियां होती हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक, ठीक है, ये होती है। लेकिन वो क्या कह रहा है कि भाई आपको क्या निकालना है, गुणात्मक माप निकालना है। तो गुणात्मक माप के लिए आपके लिए सबसे अच्छी जो विधि होती है वो क्या होती है, बहुलक विधि। तो आप बहुलक का उपयोग कर सकते हैं निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा मान केंद्रीय प्रवृत्ति, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति की बात कर रहा है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति में हमारा क्या आ जाता है, माध्य, माध्यक, बहुलक आ जाता है। तो इसमें देखिए हमारा माध्यिका है, माध्य, माध्यिका और बहुलक, ठीक है, ये चीज़ हमें दे रखी है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर कह रहा है कि भाई कौन सी विधि जो है वो केंद्रीय प्रवृत्ति में माप नहीं करती है। तो जो हमारा माध्य विचलन होता है वो हमारा केंद्रीय प्रवृत्ति में जो होता है वो काम नहीं करता है। तो इसलिए इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माध्य विचलन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 विद्यार्थियों के प्राप्त अंक 100, 200, 300, 400 तथा 500 है, तो माध्य क्या होगा। तो इसी के सिंपल सा होता है। इसमें क्या करना होता है, हमें सबसे पहले क्या करना होता है, जितने भी हमारे पास डेटा होता है उसको प्लस कर देते हैं, और जितना डाटा होता है यानी जितना नंबर ऑफ डाटा होता है उससे क्या कर देते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा देखिए सारा आंकड़ा दे रखा है, हमने उसको क्या किया, प्लस कर दिया, कितना आ गया हमारा 1500, और उसके बाद हमारे पास टोटल कितने नंबर हैं 5, तो उसको हमने डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 300। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसके अंदर हमारा आंसर हो जाएगा सही जो है वो है 300, ठीक है। तो इस तरह से इसका आप सिंपल सा सोल्यूशन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अधिकांश प्रश्नों के उत्तर संख्या 7 है तो केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा माप होगा। तो हमने पहले ही पढ़ रखा है कि भाई जब कोई भी संख्या बार बार आती है तो हम उसको क्या कह देते हैं, हम उसको कह देते हैं बहुलक। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बहुलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा माध्यिका का अवगुण है। जब हम माध्यिका की बात करते हैं तो माध्यिका का अवगुण कौन सा है। देखो माध्यिका सरल होती है, ठीक है, औसत भी निकालती है, आदर्शात्मक औसत भी निकालती है, सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है, ग्राफिक प्रदर्शन। तो देखो ये 3 चीज तो हम क्या कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं माध्यिका का। लेकिन सभी अवलोकनों पर ये आधारित है नहीं है, तो ये कहना जो होगा वो थोड़ा सा गलत होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रैंक किए गए चर के मापने के लिए निम्नलिखित सहसंबंध गुणांक का उपयोग किया जाता है। यानी क्या कह रहा है कि रैंक के लिए जो चर को हम मापते हैं तो उसके लिए कौन सा सबसे अच्छा होता है। तो रैंक के लिए सबसे अच्छा जो होता है वो होता है स्पियरसन का मेथड, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा स्पियरसन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि ग्राफ में प्लॉट किए गए बिंदु पर आरेख पर फैले हैं, यानी अगर मान लीजिए हमने क्या किया है, ग्राफ बनाया हुआ है और इस ग्राफ के अंदर क्या देखने को मिलता है कि जो भी हमारा डेटा है वो क्या है, इस तरह से फैला हुआ है, ठीक है। ग्राफ के अंदर एक सीधी लाइन में ना होकर ये चारों तरफ क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो अगर जब ये स्थिति हमें देखने को मिलती है तो इस स्थिति में हम क्या कहेंगे, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं कि कोई जो होता है हमारे यहाँ इसमें कोई भी सहसंबंध नहीं बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोई सहसंबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित धनात्मक सहसंबंध के उदाहरण क्या हैं। यानी जब हम सहसंबंध की बात करते हैं तो उसके अंदर कुछ एग्जाम्पल देके पूछ लेता है कि भाई बताइए कि इनमें से कौन सा जो आपको सहसंबंध के उदाहरण दिख रहे हैं और कौन से नहीं दिख रहे हैं। देखिए जैसे ऊंचाई और वजन में वृद्धि है, क्या आपको ये सही सहसंबंध लगता है। आयु और मृत्यु दर, क्या आपको ये धनात्मक सहसंबंध दिखता है, या आप कह रहे हैं कि भाई पति की आयु और पत्नी की आयु है, क्या आपको इसमें सहसंबंध दिखाई दे रहा है। एक बढ़ते हुए दिन के तापमान की बिक्री, क्या आपको इसमें सहसंबंध दिखाई दे रहा है। तो देखिए अगर हम सहसंबंध की बात करते हैं जिसमें दोनों में समान चीज़ें दिखाई दे रही हों, देखिए जब ऊंचाई और वजन में, देखिए ऊंचाई और वजन क्या है, ये दोनों पॉजिटिव दिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर हम सहसंबंध आबंध कह सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा, ठीक है। तो ए हमारा जो होगा ऊंचाई और वजन में वृद्धि।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सहसंबंध गुणांक निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी जब हम सहसंबंध की बात करते हैं तो सहसंबंध में हमें क्या देखने को मिलता है, कौन सी दो चीजें जो हैं वो देखने को मिलती हैं इसके अंदर, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर। तो देखो, वाई चर एक विविध मूल्य और एक्स चर एक विशिष्ट मूल्य देगा, या एक्स चर के एक विशिष्ट मूल्य वाई चर का एक विशिष्ट मूल्य दिया जाता है, या एक्स और वाई चर के बीच संबंध की मात्रा होती है, या इनमें से आपको लगता है कोई नहीं है। तो देखिए, एक्स और वाई के बीच जो है वो संबंध की जो मात्रा है वो हमें इसमें देखने को मिलती है। तो इसका मतलब जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो ए आपका आंसर सही होगा इसके अंदर, जो क्या कह रहा है, एक्स और वाई के बीच संबंध की जो मात्रा है। ठीक है, तो आपका जो हो जाएगा सही, एक्स और बीच के संबंध की जो मात्रा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यवस्थित अनुसंधान विधि निम्न में उपयुक्त नहीं है यदि अनुसंधान का क्षेत्र बहुत बड़ा हो, अनुसंधान का क्षेत्र सीमित हो, आंकड़ों की मौलिकता की आवश्यकता हो और आंकड़ों को गुप्त रखना हो। तो देखिए, हमने पहले भी क्वेश्चन कर लिया था, शायद रिपीट हो गया है। तो इसमें जो होता है, अनुसंधान का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है तब क्या करते हैं हम, निम्न उपयुक्त नहीं होती, ये विधि उपयुक्त नहीं होती। बड़े क्षेत्र के लिए व्यक्तिगत जो होता है अनुसंधान, व्यवस्थित अनुसंधान या व्यक्तिगत अनुसंधान जो वो उचित नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि परिवार अपनी आय का 50% भोजन पर खर्च करता है तो इसे पाई चार्ट पे दिखाने के लिए कितनी डिग्री का कोण बनाना होगा। तो देखिए, इसमें क्या बात कर रहा है, 50% की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन कर सकते हैं, क्या करेंगे, 5% पहले 50% निकाल लेंगे, और जो हमारा एक पूरा, अगर हम पाई चार्ट की बात कर रहे हैं तो 360 का बनता है, तो क्या कर देंगे, 5/100 इंटू 360 और डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 180। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा। ठीक है, अगला, प्राथमिक आंकड़े जो इकट्ठा किए जाते हैं तो इनमें से कौन सा जो हम देखें तो सही है, इनके मूल स्रोत से, एजेंसियों से, वेबसाइट से या NSS से। देखो, प्राथमिक आंकड़ों की बात हो रही है तो प्राथमिक आंकड़े हमेशा कहाँ से इकट्ठा किए जाते हैं, मूल स्रोत से। तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा मूल स्रोत। ठीक है ना, तो उनके मूल स्रोत से हम क्या करते हैं, प्राथमिक आंकड़े इकट्ठा करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, दुर्लभता को परिभाषित कीजिए। तो कई बार डेफिनेशन लिखने के लिए भी आ जाती है कि भाई एक नंबर में बताओ दुर्लभता क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, दुर्लभता ऐसी स्थिति को कहते हैं जिसमें वस्तुओं, सेवाओं और संसाधनों की पूर्ति उनकी मांग की तुलना में कम रहती है। तो दुर्लभता का मतलब क्या है भाई, कि जितनी जरूरत है उतना सामान नहीं मिल रहा है, कमी है, तो उसे हम क्या कह देंगे, चाहे वो वस्तु हो चाहे सेवा हो, तो उसे हम क्या कह लेंगे, दुर्लभता की स्थिति। अगला क्वेश्चन एक नंबर में ये भी पूछ लेता है कभी कभी, सत्य और असत्य। प्राथमिक आंकड़ों का संकलन द्वितीय आंकड़ों की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय होता है। तो देखिए, बिल्कुल सही बात है ना, कि अगर हम प्राथमिक आंकड़े इकट्ठा कर रहे हैं और खुद से लेकर आ रहे हैं तो कह सकते हैं भाई कि द्वितीय आंकड़े से तो वो आंकड़े जो होंगे वो सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र में शीर्षक के शीर्षक कहलाते हैं, यानी अर्थशास्त्र में जो शीर्षक होता है उसको हम क्या कहते हैं, शीर्षक कहते हैं, खंडित शीर्षक कहते हैं, उपशीर्षक कहते हैं। उपरोक्त 1 और 2 दोनों सही है। तो देखिए, इसमें जो हमारा आंसर सही होगा वो होगा उपशीर्षक। ठीक है ना, तो उपशीर्षक कह सकते हैं इसको, या इसको हम कभी कभी कैप्शन भी कह सकते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कैप्शन या उपशीर्षक। भारत की जनगणना के आंकड़े किससे संबंधित होते हैं। जब हम भारत की जनगणना करवाते हैं किसी संस्था द्वारा, तो उसमें किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो देखिए, उस पर जो ध्यान दिया जाता है वो जनांकियों पे ध्यान दिया जाता है। तो इसका आंसर आपका डी सही हो जाएगा, जनांकीय। उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो कभी कभी आपको ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसमें आपको 2 ऑप्शन दे दिए होंगे और एक फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए बोलेगा। तो एक तालिका के रूप में डैश को प्रोसेस करना सारणी करना। तो देखो, सारणी में क्या किया जाता है, तो सारणी में हमेशा आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। तो इसका आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आंकड़े। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अधिकांश पुरुष 7 नंबर का जूता पहनते हैं, यह केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से माप को दर्शाता है। तो देखो, अधिकांश जहाँ पे 7, देखिए यहाँ पे बार 7 की बात कर रहा है, यानी अधिकांश जो है वो 7 है। तो इसका मतलब आपको पता ही है, जहाँ कई बार कोई चीज़ आती है तो उसे हम क्या, एक ही चीज़ बार आती है तो उसे क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। तो इसका आंसर आपका बहुलक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति जो वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन करता है तो उसे क्या कहते हैं। तो आपको पता ही है भाई, जो भी वस्तु और सेवाओं को बना रहा है उसको क्या कहलाता है, वो उत्पादक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि। तो आर्थिक समस्याएं कब उत्पन्न होती है। तो आर्थिक समस्या आपको पता है भाई, मानवीय आवश्यकताएं अनंत होती हैं, संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग होता है, संसाधन सीमित होते हैं, तो इस वजह से कह सकते हैं कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्ग अंतराल में केंद्र माध्य का मूल्य कहलाता है, यानी जब हम वर्ग अंतराल की बात करते हैं तो उस समय अगर हमें कह रहा है कि भाई मध्य की वस्तु बताओ तो क्या तो वो कौन सा मूल्य होगा। तो मध्य का जो मूल्य होगा वो क्या कहलाएगा, आपका माध्य मूल्य कहलाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये फिर से आ गया आपका अभिकथन और कारण। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पढ़ के इसको पहले इसका अभिकरण समझना है, फिर उसके जो कारण है उसको समझना है क्या सही है या गलत है। किसी वर्ग की ऊपरी सीमा तथा निचली सीमा के अंतर को वर्ग विस्तार कहा जाता है। ठीक है। सेकंड जो हमारा है वो है श्रेणी अंतराल का वह सूचना है जिससे किसी वर्ग में सभी प्रवृत्तियां जो होती हैं, आवृत्तियां जो होती हैं वो क्या होती हैं, स्थित होती हैं। तो देखिए पहले क्या कर रहा है, वर्ग की ऊपरी सीमा और निचली सीमा के अंतर की बात कर रहा है जिसे वर्ग विस्तार कहा जाता है। और दूसरा क्या रहा है, श्रेणी अंतराल वह सूचना है जिसमें किसी वर्ग में सभी आवृत्तियां स्थित होती हैं। तो देखिए ये दोनों चीजें सही हैं हमारी। ठीक है, क्योंकि हमें देखने को मिलता है भाई कि जहां वर्ग अंतराल की बात आती है वहां वर्ग विस्तार होता है, जहां श्रेणी अंतराल की बात होती है वहां पे आवृत्तियां जो होती हैं वो स्थित होती है। तो हम कह सकते हैं कि कथन ए और 2 जो है वो दोनों सत्य है। तो हम कह सकते हैं इसका जो है ये गा जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सांख्यिकी आवृत्ति ग्राफिक प्रदर्शन कहलाता है। जब हम सांख्यिकी में आवृत्ति को ग्राफ की विधि से हल करते हैं तो उस समय हम इसको क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं बार ग्राफ। ठीक है ना, तो बार डायग्राफ इसका आंसर जो होगा वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। देखिए फिर से अभिकथन और कारक है, फिर से हमें ध्यान से पढ़ना है कि माध्यिका का ग्राफिक रूप में ओजाइव तोरण से प्राप्त किया जाता है। बहुलक हमें ग्राफिक रूप में दंड रेखीय से प्रस्तुत किया जाता है। तो देखिए क्या ये आपको सही लग रहा है। देखिए अगर हम देखें तो माध्यिका तो हम ठीक है ग्राफिक रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन क्या बहुलक को हम दंड रेखीय रूप में व्यक्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसका मतलब हम कह सकते हैं एक कथन सत्य है और कथन 2 जो है वो असत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, माध्य माध्यिका तथा बहुलक में संबंध क्या होता है। तो माध्य माध्यिका बहुलक का एक फॉर्मूला है, सिंपल सा आपको याद रखना है। वो फॉर्मूला होता है हमारा z = 3m - 2x। तो इसके अंदर आपका जो z हो जाएगा वो बहुलक हो जाएगा और m जो है वो माध्यिका हो जाएगी और जो x है वो माध्य हो जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। तो ये आपका जो आंसर है वो सही हो जाएगा खा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह माध्य जो श्रृंखला को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो आपको पता है ये जो श्रृंखला को 2 बराबर भाग में बांट दे तो उसे क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं माध्यिका। माध्यिका जो होती है वो पूरे जो भी आपको डाटा जो आपका दिया होता है श्रृंखला उसको 2 बराबर भागों में क्या करती है, वो बांट देती है। तो इसका आंसर आपका माध्यिका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 चरों के बीच सहसंबंध गुणांक का मान क्या होता है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। 2 चरों के बीच का जो सहसंबंध होता है वो हमेशा -r और ग्रेटर एंड इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको मापते हैं। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह सूचकांक के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त औसत है। तो जब भी हम क्या करते हैं, किसी के लिए भी हमें क्या निकालना होता है, औसत निकालनी होती है और उपयुक्त औसत निकालनी होती है। तो उसका जो सबसे सटीक जो होता है वो होता है खा, यानी ज्यामितीय माध्य। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, आराम से सूचकांक का जो है उपयुक्त औसत निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जाता है अभिकथन और कारण वाला। तो इसमें आपको देखना है कि यदि किसी वस्तु में परिवर्तन विपरीत दिशा में होता है तो इसे प्रत्यक्ष सहसंबंध कहते हैं। यानी अगर विपरीत दिशा में हो रहा है तो क्या कहेंगे, उसको हम प्रत्यक्ष सहसंबंध कहेंगे। सही है। कीमत और मांग परस्पर इन विपरीत रूप से संबंधित होती है। तो इसमें देखिए हमें देखने को मिल रहा है कि भाई ये चीज़ तो सही देखने को मिल रही है कि भाई वस्तु में परिवर्तन विपरीत दिशा में होता है तो प्रत्यक्ष सहसंबंध देखने को मिल रहा है कि भाई कि दोनों में परिवर्तन हो रहा है, तो प्रत्यक्ष सहसंबंध है। लेकिन कीमत और मांग परस्पर विपरीत से संबंधित होती है, तो ये आपका गलत है। ठीक है ना, जो मांग और कीमत का होता है संबंध जो होता है वो विपरीत नहीं होता, वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसलिए आपका जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा गा वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी सांख्यिकी की एक सीमा नहीं है। तो सांख्यिकी केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन है। क्या सांख्यिकी परिणाम औसत की सत्य होती है। आंकड़ों की समरूपता आवश्यक है। सांख्यिकी केवल समूहों का अध्ययन है। तो निम्न से कौन सी सांख्यिकी की एक सीमा नहीं है। तो देखिए आंकड़ों की समरूपता आवश्यक, यानी अगर आंकड़े हमारे पास समरूपता में मिल जाएंगे तब हम उसकी सीमा कैसे तय करेंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं आंकड़ों की जो समरूपता वो आवश्यक नहीं होती इसके अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बहुवचन के रूप में कौन सी सांख्यिकी की विशेषता नहीं है। यानी जब हम बहुवचन के रूप में सांख्यिकी को देखते हैं तो इसमें से कौन सा तथ्य जो वो सही नहीं है। तो तथ्यों का समूह होता है ये, या केवल संख्याओं में व्यस्त किया जाता है, या अनेक कारणों से प्रभावित होता है। तो ये चीजें तो हमें सही दिखाई दे रही हैं। इसमें केवल शब्दों में व्यस्त, यानी इसको सिर्फ शब्दों में व्यक्त नहीं किया जाता। तो ये जो आपका है वो क्या होगा, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर जो होगा वो घा हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माध्य मूल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो माध्य मूल ज्ञात करने का सिंपल सा सूत्र होता है, आपको पता ही है कि L1 प्लस में L2/2, तो L1 L2 प्लस बाय 2 कर देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर खा हो जाएगा। अगला फिर देखिए आपको अभिकथन और कारण है। तो व्यवस्थित श्रेणियों में एक वर्ग की ऊपरी सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा होती है। पहला ये इसने कहा अभिकथन, फिर क्या कह रहा है, व्यवस्थित श्रेणियों में किसी वर्ग की ऊपरी सीमा के मूल्य को कुल वर्ग में शामिल नहीं किया जाता है। तो देखिए दो क्वेश्चन दिए हैं, एक तो क्या कह रहा है कि भाई अवस्थित श्रेणियों में एक वर्ग की ऊपरी सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा होती है, वहीं दूसरा क्या कह रहा है, व्यवस्थित श्रेणियों में किसी वर्ग की ऊपरी सीमा के मूल्य को कुल वर्ग में शामिल किया जाता है। तो इसमें देखिए अगर देखें तो ऊपरी सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा है, ठीक है, ये तो हमें सही देखने को मिल रहा है कि भाई बिल्कुल कथन सत्य है। और दूसरा क्या कह रहा है कि किसी वर्ग की ऊपरी सीमा के मूल्य को कुल वर्ग में शामिल किया था, ये भी चीज़ सही देखने को मिल रही है। तो इसका हम कह सकते हैं कि जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है और दोनों के बीच जो है वो संबंध देखना है। तो इसका गा सही होगा, लेकिन दोनों हमें सही दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्राफ सर्वेक्षण के संदर्भ में बनाए जाते हैं। तो आपको ये बताना है कि भाई ग्राफ जो होता है वो किस संदर्भ में बनाया जाता है। तो ग्राफ को बनाने का सबसे मेन चीज होता है कि भाई एक पैमाना होता है और उस पैमाने के आधार पर हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा वो पैमाना। समांतर माध्य से विचलनों का योग होता है। जब हम समांतर माध्य निकालते हैं तो उन विचलनों का योग क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया वैसे, तो आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। अगर हम बात करें इसमें से कौन सा केंद्र प्रवृत्ति का, तो हमें पता है भाई केंद्र प्रवृत्ति में क्या आता है, माध्य आता है, माध्यिका आता है, बहुलक आता है। तो आपका कौन सा गलत हो गया, ये वाला। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका खा। कोटि सहसंबंध गुणांक का अधिकतम मान क्या होता है। तो जब हम कोटि सहसंबंध की बात करते हैं तो जो सबसे ऊपर का मान होता है वो हमारा पॉजिटिव में होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा हाँ। किसी चतुर्थ को माध्यिका कहा जाता है। तो माध्यिका किस में आती है, माध्यिका Q1 होता है आपका, Q2 होता है, Q3 होता है। Q2 जो हमारा होता है वो क्या करता है, दो के बीच में संबंध बताता है। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, Q2 इसका जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका जो है वो अभिकथन और कारण वाला है। तो इसमें भी हमें आपको क्या करना है, बिल्कुल ढंग से पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। फिशर के सूचकांक को आदर्श सूचकांक माना जाता है। ठीक है, फिशर के सूचकांक आधार वर्ष और चालू वर्ष दोनों की मात्रा मूल्यों को शामिल किया जाता है। क्या आपको ये सही लग रहा है। तो देखिए बिल्कुल सही है कि जब हम फिशर की बात करते हैं तो वो आदर्श सूचकांक माना जाता है। और फिशर ने जब सूचकांक बनाया था तो उसने क्या किया था, आधार वर्ष और चालू वर्ष दोनों को ही मूल्य को शामिल किया था, उसने ये बात कही थी। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के MCQ। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है। तो इसमें से व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसको शामिल किया जाता है, व्यक्तिगत इकाई को, छोटे चरों को, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण को, उपरोक्त सभी। तो देखिए ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, व्यक्तिगत स्तर हो गया या छोटे छोटे चीज़ें हो गई या व्यक्तिगत मूल्य हो गया, ये सब व्यष्टि अर्थशास्त्र में देखा जाता है। ठीक है ना, तो इसका आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन सी हैं। तो अर्थव्यवस्था की जब हम बात करते हैं उसमें हमें कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिलती हैं, संसाधनों का आवंटन, संसाधनों का कुशलतम उपयोग, आर्थिक विकास। तो देखिए हम तीनों को ही कह सकते हैं कि हमारी आर्थिक जो गतिविधियां होती हैं, जो अर्थव्यवस्था होती है, उसके अंदर ये केंद्रीय समस्या हमें महत्वपूर्ण रूप से देखने को मिलती हैं। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपयोगिता की माप की जा सकती है। यानी जब हम उपयोगिता की माप करते हैं तो किन किन चीज़ों से कर सकते हैं। क्या हम मुद्रा के द्वारा उपयोगिता की माप कर सकते हैं, वस्तु के विनिमय के द्वारा कर सकते हैं, वस्तु के वजन के द्वारा कर सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो जब उपयोगिता की माप होती है तो उपयोगिता किस पे डिपेंड करती है, उपयोगिता डिपेंड करती है कि मुद्रा, यानी आपने जो भी चीज़ खरीदी है उसकी उपयोगिता मुद्रा के आधार पर कैसी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका मुद्रा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित में से कौन से हैं। यानी मांग को कौन कौन से तत्व जो हैं वो प्रभावित करते हैं। एक, कीमत, आय में, परिवर्तन में, उपभोक्ता की रुचि में, इनमें से कोई, इनमें से सभी। तो देखिए मांग क्या होती है, मांग होती है किसी भी चीज़ की जो मांग होती है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है। तो आय पे और कीमत पे डिपेंड करेगी। भाई अगर उसकी कीमत आय के बराबर है तभी वो उसको ले सकता है। अगर परिवर्तन आ रहा है किसी चीज़ में तो भी व्यक्ति उसको लेगा। अगर उपभोक्ता की रुचि है तो भी उसको लेगा। तो इसलिए कह सकते हैं मांग जो है वो इनमें से सभी कारकों को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तटस्थता वक्र का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। जब हम तटस्थता वक्र देखते हैं तो उसको प्रतिपादित करने वाले कौन थे, क्या मार्शल थे
हिग्स एवं एलन थे, गोशेन थे या सैमुअल्सन थे? तो हमें पता ही है भाई, हमने तटस्थता वक्र के क्वेश्चन किए हुए हैं। तो तटस्थता वक्र जो प्रतिपादित किया था वो हिग्स एवं एलन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तटस्थता वक्र विश्लेषण किस अवधारणा पर आधारित है? यानी जब हम तटस्थता वक्र की बात करते हैं तो वो कौन सी अवधारणा को प्रस्तुत करता है? क्या वो उपभोक्ता की आय में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, उपभोक्ता की विभिन्न वस्तुओं के संयोजन से प्राप्त होने वाली समान संतुष्टि को, उत्पादन की लागत को प्रभावित करता है, या बाजार की मांग और पूर्ति को? तो हमें पता है भाई तटस्थता वक्र कभी बनेगा, तभी बनेगा ना जब वस्तुओं के संयोजनों की बात आएगी। तो इसका जो आपका आंसर सही होगा वो होगा बी, उपभोक्ता की विभिन्न वस्तुओं के संयोजन। निम्न में से कौन सी मांग की लोच को प्रभावित करता है? यानी मांग की लोच जो है वो किस पर आधारित होती है? तो जब हम मांग की लोच की बात करते हैं तो उसमें क्या हम वस्तु की प्रकृति देखते हैं, वस्तु की विविध उपयोग देखते हैं, समय तत्व देखते हैं, या इनमें से सभी देखते हैं? तो देखिए, जब भी मांग की लोच की बात आएगी तो हमने देखा था वस्तु की प्रकृति भी जरूरी होगी, क्योंकि भाई वस्तु के कारण ही परिवर्तन आता है। उसके अलग अलग उपयोग है तो भी उसमें हमें देखना पड़ेगा, कम या ज़्यादा होती रहती है। वो समय भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि समय के साथ वस्तुओं की चीज़ें जो है बदल जाती हैं, हर चीज़ बदलती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं इसका आंसर जो होगा डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब सीमांत लागत घटती है तो कुल लागत, यानी अगर सीमांत लागत घट रही है तो कुल लागत पे क्या असर पड़ता है? क्या वो घटती है, बढ़ती है, घटती हुई दर से बढ़ती है, या सामान्य रहती है? तो इसमें आंसर सी हो जाएगा आपका, घटती हुई दर से क्या होती है, वो बढ़ती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस लागत वक्र का आकार यू की भांति होता है? यानी जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ पे हमारी जो लागत वक्र आकार होता है वो कौन सा यू की भांति होता है, ठीक है ना? तो कौन सी लागत वक्र का आकार जो होता है वो यू की भांति हमें देखने को मिलता है? औसत लागत, औसत परिवर्तनशील लागत, सीमांत लागत। ठीक है, तो ये तीनों जो चीजें होती हैं वो क्या बनाती हैं, आपके यू आकार का जो है वो ग्राफ बनाती है। तो कह सकते हैं डी जो है आपका सही आंसर होगा। उत्पादन संभावना वक्र की अवधारणा जुड़ी हुई है, यानी जब हम उत्पादन संभावना वक्र की बात करते हैं तो ये किसने इसको जो है बताया था, किसने इसको प्रतिपादित किया था? सैमुअल्सन ने, मार्शल ने। तो हम कह सकते हैं इसको जो प्रतिपादित किया था वो रॉबिन्सन ने किया था। ठीक है, तो ये तीनों गलत हैं। रॉबिन्सन ने जो था उत्पादन संभावना वक्र की जो अवधारणा थी उसको प्रस्तुत किया था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा रॉबिन्सन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, न्यूमेरिकल्स बेस भी आ जाते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन, जैसे उत्पादन की इकाइयाँ, ठीक है ना, क्वांटिटी दे रखी है आपको, स्थिर लागत 20 रुपये है, ठीक है ना, तो प्राइस दे रखा है आपको 20 रुपये, और वही क्वांटिटी 5 इकाइयों की औसत परिवर्तन, ठीक है, इसमें औसत परिवर्तन जो है वो 40 रुपये का आया है। ठीक है ना, तो अब पूछ रहा है 5 इकाइयों की औसत लागत बतानी है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है। जैसे पहले हम देखेंगे कि भाई औसत लागत कितनी है, तो आपकी अगर देखें तो औसत लागत हमारी 20 रुपये दे रखी है। ठीक है ना, 5 जो चीज़ें हैं, उसके बाद हम देते हैं 5 इकाइयों के लिए जो कुल स्थिर लागत हो जाएगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, तो 5 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यानी औसत स्थिर लागत कितनी थी उसकी 20 थी, टोटल क्वांटिटी कितनी थी 5 थी, मल्टीप्लाई की तो टोटल कितनी कॉस्ट आ गई हमारी, टोटल फिक्स कॉस्ट जो आ गई हमारी 100 रुपये। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, 5 इकाइयों में परिवर्तित लागत भी ऐड हुई है, हमने देखा था, तो परिवर्तित ये स्थिर लागत थी हमारी और ये जो थी परिवर्तित लागत, तो परिवर्तन लागत कितनी लगी है हमारी 40 रुपये लगी है। टोटल कितने इकाइयाँ थी, 5 इकाइयाँ थी, तो इनको हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये जो कॉस्ट होगी हमारी कितनी हो गई 5 पे 200 रुपये की हो गई। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे इसके अंदर, तो हमारा फॉर्मूला होता है जब हमें टोटल कॉस्ट निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है आपका TFC प्लस TVC, तो इनको दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो गया टोटल हमारा 300, तो टोटल कॉस्ट आ गई हमारी 300। अब उसने क्या कहा है, औसत लागत बताइए, तो औसत लागत का फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारा टोटल कॉस्ट होती है उसको हम क्या कर देते हैं क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम औसत लागत को टोटल क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 5 को हम करते हैं तो 660। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 60, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 60। ठीक है, तो कभी कभी एक नंबर में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं तो थोड़ा आपको फॉर्मूले याद रखने आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ति के नियम को निम्नलिखित में से कौन सा फलन प्रदर्शित करता है, यानी जब हम पूर्ति की बात करते हैं तो पूर्ति में कौन सा फलन होगा, S = फंक्शन ऑफ प्राइस। ठीक है, 1 प्राइस क्वांटिटी, तो देखिए प्राइस जो होता है वो सबसे ज़्यादा पूर्ति को करता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन, औसत आगम किसे कहते हैं, तो औसत आगम किसे कहा जाता है, तो औसत आगम किसी वस्तु की कीमत को कहते हैं, किसी वस्तु की गुणवत्ता को कहते हैं, किसी वस्तु की मांग को कहते हैं, इनमें से कोई। तो औसत आगम का मतलब होता है भाई औसत, यानी कितना किसी वस्तु का जो है वो प्राइस है, तो उस प्राइस को हम क्या कहते हैं, औसत आगम। तो ये आपका आ जाएगा क्या, ए आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिकार्डो के अनुसार पूर्ण प्रतिस्पर्धा में मूल्य निर्धारण होता है, तो मूल्य निर्धारण
किस पे डिपेंड करता है? तो देखिए मूल्य निर्धारण तभी होगा ना जब आपको पता होगा उस पर कितनी लागत लगी है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि उत्पादन के लागत द्वारा ही हम क्या कह सकते हैं, मूल्य निर्धारण को बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में मांग रेखा का स्वरूप क्या होता है? तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार है तो उसमें पता ही है भाई, जब पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार होती है तो उसमें जो प्राइस होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा क्या होगा, हमेशा ओ एक्स के समांतर बनती है। ठीक है ना, प्राइस जो भी हमारी मांग होती है। ठीक है, तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ओ एक्स समांतर। किस बाजार में विक्रेताओं और क्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है, उस बाजार को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो देखिए आपको पता ही है कि सबसे ज़्यादा जो प्रतिस्पर्धा बाजार होती है उसी के अंदर क्रेता और विक्रेताओं की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अवसर लागत को परिभाषित कीजिए। 1 नंबर में कई बार क्वेश्चन आता है, आपको पता ही है। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो इसको डिफाइन कर सकते हैं हम, किसी भी संसाधन की अवसर लागत त्याग किए जाने वाले सबसे बेहतरीन विकल्प के रूप में होती है। अर्थात किसी भी संभावना की अवसर लागत तभी उपलब्ध विकल्पों कि द्वितीय विकल्प है जिसे प्रथम विकल्प की प्राप्ति के लिए त्याग दिया जाता है। यानी कोई व्यक्ति अगर कोई सामान खरीद रहा है लेकिन उसके पास पैसे की कमी है तो उसे क्या करना पड़ेगा, उन दोनों में सबसे अच्छा विकल्प ढूंढना पड़ेगा। और उस विकल्प को ढूंढने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, पहले विकल्प का त्याग करना पड़ेगा और दूसरे विकल्प को लेना पड़ेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि भाई अवसर लागत वो है जब दो वस्तुओं में हमें क्या करना पड़ता है, एक वस्तु को त्याग कर दूसरे वस्तु पर ज़्यादा लेने की कोशिश करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, अवसर लागत कहा जाता है। उत्पादन के संतुलन को परिभाषित कीजिए। उत्पादन का संतुलन उत्पादन के उस स्तर को कहते हैं जहां उत्पादन उच्चतम लाभ या न्यूनतम हानि की स्थिति में हो। उत्पादन इस स्तर से उत्पादन को कम या अधिक करने के लिए उत्साहित नहीं होता है। तो उत्पादन संतुलन क्या है, अगर कोई सामान बनाया गया है और उस सामान पे ना तो वो हानि उठाना चाहता है ना ही उसको ज़्यादा लाभ हो रहा है, तो वो क्या करेगा, एक ऐसी स्थिति में होगा कि भाई वो क्या करे कि जितना उसको सामान्य लाभ मिल जाए उसमें क्या करे, उस वस्तु को वो बेच दे। ठीक है ना, तो उसे क्या कहा जाता है, उत्पादन के संतुलन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय समस्या की श्रेणी से के चयन से संबंधित है जो अंतः माल का उपयोग करेगी? क्या उत्पादन करना, कैसे उत्पादन करना, किसके लिए उत्पादन करना, कब उत्पादन करना? तो आपको ये 4 विकल्प दिए हुए हैं और इसमें पूछ रहा है कि भाई बताइए किस केंद्रीय समस्या की श्रेणी किस में आएगी अगर अर्थव्यवस्था में माल का उपयोग करना है। तो नॉर्मल सी बात है, किसी सामान का अगर उपयोग करना है बनाने के लिए तो हमें क्या देखना पड़ेगा, किसी के लिए उत्पादन करना है। ठीक है ना, तो किसके लिए उत्पादन करना है उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, उन्नत माल का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा किसके लिए उत्पादन करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु की मांग की कीमत लॉस 2.5 है, वस्तु की कीमत 20%। ठीक है ना, तो आपको क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड दे रखा है आपको कितना 2.5, वस्तु की कीमत दे रखी है 20%। ठीक है ना, और की वृद्धि हुई है, कह रहा है कि उसमें क्या वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है, तो मांग की नई मात्रा में क्या परिवर्तन आएगा। ठीक है ना, तो आपको पूछ रहा भाई जो चेंज इन जो हमारी डिमांड है यानी जो मांग की जो मात्रा है यानी क्वांटिटी में क्या परिवर्तन आ रहा है, तो इसको कैसे निकाला जाएगा। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो फॉर्मूला होता है मूल्य लोच का वो होता है चेंज इन क्वांटिटी चेंज इन प्राइस। ठीक है ना, परसेंटेज में। तो हम क्या करेंगे, तो हमें दे रखा है ईडी में पता ही है, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड हमें कितनी दे रखी है 2.5 और प्राइस में हमारा चेंज हो 20% का आया है, तो इसमें हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, फॉर्मूला हमारा जो होगा तो ईडी हमारा कितना हो गया 2.5 और चेंज इन प्राइस हमारा कितना है 20%, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50% का जो होगा चेंज आया है। ठीक है ना, क्वांटिटी में। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संतृप्त बिंदु पर सीमांत उपयोगिता का मूल्य क्या होता है? तो देखिए जब हम बात करते हैं सीमांत उपयोगिता की, तो सीमांत उपयोगिता हमेशा किसके बराबर होती है, संतृप्त बिंदु किस पे होता है, वो होता है 0 पर। ठीक है ना, क्योंकि ये बिंदु जो होता है वो पूरा संतुष्टि देता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं इसका आंसर जो होगा वो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीएसटी में बढ़ोतरी के कारण एयर कंडीशनर की आपूर्ति 20 यूनिट से 10 यूनिट तक गिरावट आई है, सामान की कीमत पर इसे क्या कहते हैं? तो देखिए इसमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें गिरावट देखने को मिल रही है ना मांग में, यानी जो पूर्ति थी उसमें क्या देखने को मिल रहा है, गिरावट। पहले कितनी थी 20 यूनिट थी, अब कितनी हो गई 10 यूनिट हो गई। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे आपूर्ति में कमी। ठीक है, तो डी आंसर का सही हो जाएगा आपूर्ति में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक समस्या निम्न कारणों से उत्पन्न होती है, तो आर्थिक समस्या किन कारणों से उत्पन्न होगी, एक राष्ट्र की उच्च जनसंख्या,
या संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग से, या क्रेताओं के बीच प्रतियोगिता से, या जो उत्पादक है वो अधिक लाभ चाहता है। तो देखिए अगर हम संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग करें तो आर्थिक समस्याओं को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। क्योंकि आर्थिक समस्या जो मेन कारण क्या होता है कि भाई हमारे पास संसाधन जो होते हैं वो कम होते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, उसका वैकल्पिक उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक है तब, अगर आप मान लीजिए कि भाई जो आपकी सीमांत उपयोगिता है वो ऋणात्मक है, तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब होगा भाई कुल उपयोगिता घटती दर से बढ़ती है, कुल उपयोगिता जो है वो शून्य होती है, कुल उपयोगिता घटती है, या कुल उपयोगिता जो होती है वो ऋणात्मक हो जाती है। तो देखिए इसके अंदर क्या होगा कि जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब आपकी जो उपयोगिता होगी क्या होगी, वो कम होनी शुरू हो जाती है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ग। सीमांत उपयोगिता का मान सदैव, जो सीमांत उपयोगिता होती है उसका मान क्या होता है, तो उसका मान जो होता है वो हमेशा समान रहता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभिकथन और कारण है, सबसे पहले हमें क्या करना है, अभिकथन को अच्छे से पढ़ना है। एक अभिसमय वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तलाकर होता है। ठीक है, यानी जो अभिसमय वक्र मूल है वो बिंदु के क्या होता है, उत्तलाकर होता है, यानी उत्तलाकर की तरफ चलता है वो। जैसे जैसे हम अभिसमय वक्र पर नीचे की ओर बाएं से दाएं जाते हैं तो प्रतिस्थापन दर MRS में घटने की प्रवृत्ति होती है। सही बात है, देखो अगर वक्रमूल बिंदु जो है वो उत्तलाकर होगा यानी नीचे की तरफ जाएगा, तो जैसे जैसे विभक्त नीचे की ओर जाएगा बाएं से दाएं की ओर जाएगा, और प्रतिस्थापन दर भी क्या होगी, MRS भी घटेगी। ठीक है ना, कोई भी चीज़ जब ऊपर से नीचे जा रही है, ठीक है ना, तो उसकी वैल्यू कम हो रही है तो वो क्या होगा, बाएं से दाएं की तरफ जाएगा तो उसका प्रतिस्थापन क्या होगी, इसमें MRS भी घटेगा। यानी गिरने से क्या होता है, MRS में क्या होती है, कमी आती है। ठीक है, यानी एक वस्तु है अगर उसमें गिरावट आ रही है तो क्या आएगा, उसके बीच में ये परिवर्तन देखने को मिलेगा, तो इसमें क्या होता है, MRS भी गिरता है। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि इसका का सही, यानी अभिकथन ए और कारण दोनों सही होंगे और उसकी सही व्याख्या भी करेगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझना है और उसके बाद इसका आंसर देना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए ऐसा भी क्वेश्चन आता है, 2 कॉलम दे दिए जाएंगे और आपको और पूछेगा भाई बताइए इनका मेल कीजिए। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा भाई कौन सा जो है सही है। तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि भाई कौन सा किससे मिल रहा है। जैसे इसके अंदर देखते हैं भाई मांग की वृद्धि जो होती है, अगर हम मांग यानी ए की बात करते हैं, मांग की वृद्धि किस में हो, मांग की वृद्धि अगर होगी तो खिसकाव किस तरफ जाएगा, अगर मांग की वृद्धि हो रही है तो मांग की अगर जब वृद्धि होती है तो हमारा जो खिसकाव होता है वो जाता है, हमारा आएगा 3rd नंबर पे। ठीक है, मांग वक्र में दाएं और खिसकाव। वहीं जब हमारे जब होता है मांग में कमी आती है तो हमारा मांग वक्र किस तरफ जाता है, तो हमारा मांग वक्र जाता है ए की तरफ। ठीक है, यानी अगर देखें तो हमारा मांग वक्र जो है वो इधर जाएगा। ठीक है, अगर मांग में वृद्धि हो रही है तो, और वहीं अगर मांग में कमी हो रही है तो हमारा मांग वक्र जाता है इस साइड। ठीक है, और वहीं जब मांग में विस्तार होता है तब हमारा कहाँ जाता है, जब मांग में विस्तार होगा तो मांग में अगर विस्तार हो रहा है तो जाएगा हमारा मांग वक्र पर नीचे की ओर चलना, और अगर मांग में हमारे संकुचन हो गया तो वो किस तरफ रहेगा, तो वो हमारा सेम रह जाएगा। ठीक है ना, मांग वक्र पर ऊपर की ओर चलना। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें मिलाते हैं तो इसमें हमारा कौन सा सही होगा। तो पहले का हमारा तीसरा हो गया, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं हमारा जो आंसर सही है वो खा वाला सही है। ठीक है, तो खा इसका आंसर जो होगा वो सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपको पहले देखना है, समझना है और उसके बाद आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि सामान्य वस्तु की मांग आय में वृद्धि के साथ डैश हो जाती है। ठीक है, यानी कि अगर मान लीजिए कि भाई वस्तु की मांग आय में वृद्धि के साथ क्या होगी, अगर आपकी वस्तु की मांग बढ़ रही है और आय में वृद्धि हो रही है तो आप क्या करेंगे, सामान को ले लेंगे तो मांग क्या होगी, बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर खा हो जाएगा। मांग वक्र का ढाल होता है, तो मांग वक्र का ढाल हमेशा क्या होता है, आपको पता ही है भाई, मांग वक्र जब नीचे की ओर जाता है तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। इसका आंसर सही है। अन्यत्र परों में वृद्धि के कारण टेलीविजन की पूर्ति में समान कीमत पर 15 इकाइयों से 10 इकाइयों की कमी हो जाती है, यह स्थिति संबंधित है। यानी मान लीजिए भाई किसी कारण से क्या हो रहा है, वृद्धि के कारण कुछ कारणों की वजह से क्या हो रहा है, वृद्धि के कारण टेलीविजन की पूर्ति में समान कीमत पर 15 इकाइयों से 10 इकाई की कमी हो जाती है। यानी कुछ कारण, मान लीजिए कोई टैक्स वगैरह किसी की वजह से वृद्धि के कारण क्या हो रहा है, टेलीविजन की पूर्ति में जो समान कीमत पर 50 इकाइयाँ कम हो जाती हैं। तो ये स्थिति जो होगी वो किससे संबंधित होगी, तो नॉर्मल सी बात है, इसमें क्या होगा, पूर्ति में विस्तार होगा, हो ही नहीं सकता। पूर्ति में संकुचन, हाँ पूर्ति में संकुचन हो जाएगा इसके अंदर, क्योंकि कमी आ रही है, पूर्ति में वृद्धि तो हो नहीं रही, पूर्ति में कमी नहीं हो रही, बस क्या हो गया, इसमें क्या है, समान है, जो कीमत है वो समान है, बस 15 इकाइयों से क्या हो रही है, 10 इकाइयाँ हो गई। इसका मतलब पूर्ति में क्या आ गया है, संकुचन आ गया। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा संकुचन। अभिकथन और कारण, पूर्ति वक्र ढाल बाएं से दाएं की ओर होता है। ठीक है, और पूर्ति की मात्रा कीमत
के बीच ऋणात्मक संबंध होता है। ठीक है, यानी अगर पूर्ति वक्र क्या हो रहा है, ढाल बाएं से दाएं की ओर जा रहा है। ठीक है, पहली चीज तो पूर्ति वक्र का ढाल बाएं से दाएं की ओर जाता है, ये तो हमें पता ही है। पर पूर्ति की मात्रा और कीमत के बीच ऋणात्मक संबंध होता है, तो ये बात भी सही है, नहीं ऋणात्मक नहीं होता, धनात्मक होता है, तो ये गलत है आपका। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो आपका अभिकथन ए सही है, लेकिन कारण आर जो है वो क्या है आपका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथन ए, औसत स्थिर लागत एएफसी एक आयताकार अति परवलय होता है। यानी जो हमारा एएफसी होता है वो क्या होता है, एक आयताकार प्रति अरवलय होता है, यानी वो नीचे की तरफ जाता है। वहीं जब हम बात करते हैं औसत परिवर्तन लागत यानी वक्र एवेसी की, तो ये क्या बनाता है, ये उल्टा यू बनाता है। तो इसमें बताइए क्या दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं, या एक सही है या एक गलत है। तो अगर हम देखें, देखिए ये तो सही हमारा कि स्थिर जो वक्र होता है एएफसी होता है वो आयताकार, यानी ठीक है ना, तो एएफसी हमारा आयताकार अतिवल्य होता है। ठीक है, ये चीज़ तो सही है। लेकिन औसत परिवर्तन लागत जो होती है वो यू आकार, यानी ऐसा नहीं बनाती, वो ऐसा यू बनाती है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जो दूसरा वाला कह रहा है वो चीज़ क्या है, वो हमारी गलत है। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा सही हो जाएगा, तो आंसर हमारा जो होगा पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना, औसत एक सत्य है और कथन दो जो है वो असत्य है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुल स्थिर लागत वक्र की आकृति होगी, यानी अगर हम कुल स्थिर लागत वक्र की बात करते हैं तो वो कौन सी आकृति होती है, तो हमें पता है ये क्या करता है, ये एक्स एक्स के समांतर, एक्स एक्स के जो होता है वो समांतर होता है, क्योंकि लागत जो होती है वो हमारी स्थिर होती है। ठीक है ना, एक बार जो लग गई वही रहेगी, तो इसलिए वो क्या होता है, हमेशा स्थिर रहता है। तो एक्स एक्स के समांतर क्या होगा, वो हमेशा स्थिर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा आदर्शात्मक अर्थशास्त्र का विषय है, यानी किसमें, इसमें से आप कह सकते हैं कि भाई कौन सा जो है वो आदर्शात्मक अर्थशास्त्र का विषय है। क्या भारत 2.19% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है, आय का समान वितरण भारत की निर्धनता खत्म बना देगा, यानी निर्धनता जो हमारी खत्म कर देगा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि से भारत की जीडीपी में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, या सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं पर उच्च व्यय समग्र मांग को बढ़ाता है। तो आदर्शात्मक जो होता है वो क्या करता है, वो भविष्य की बात करता है। तो इसका हमारा खास सही हो जाएगा, क्योंकि भविष्य की बात कर रहा है, कह रहा भाई आय के समान वितरण भारत की जो निर्धनता खत्म कर देगा। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, एक आदर्श वाक्य है, तो हम कह सकते हैं इसका आंसर जो होगा खा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीमांत उपयोगिता शून्य होने की स्थिति में कुल उपयोगिता का मान कितना होता है। देखिए अगर सीमांत उपयोगिता है और सीमांत उपयोगिता अगर शून्य है और इस कुल उपयोगिता का जो मान है वो बढ़ रहा है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि उसका मान जो होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी अधिकतम हो जाएगा। इसका आंसर आपका अधिकतम हो जाएगा। निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत मांग का निर्धारक नहीं है, तो इसमें कौन सी चीज जो है वो व्यक्तिगत निर्धारक नहीं है। आय का वितरण, उपभोक्ता की आय, वस्तु की कीमत, फैशन या प्राथमिकता। तो देखिए इसमें जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा आय का वितरण। ठीक है ना, क्योंकि आय का वितरण जो होता है वो हमेशा समान नहीं होता, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी लागत का वक्र एक्स एक्स के समांतर होता है, तो देखिए हमने देखा ये कुल स्थिर लागत जो होती है वो क्या होती है, एक्स एक्स के जो होती है वो समान होती है, तो स्थिर लागत जो होगी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। जब औसत उत्पादन अधिक होता है, अगर औसत उत्पादन अधिक है तो हमारा एमपी एपी के बराबर हो जाता है। ठीक है ना, एक सिंपल सी चीज़ है, ये आपको याद रखना है। टी आर यानी टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट की स्थिति दिए गए विकल्पों में कौन सा सही है, यानी अगर हमारा टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर है तो हम क्या कह सकते हैं कि कैसी स्थिति होगी, सामान्य लाभ होगा, असामान्य लाभ होगा, या हानि होगी, या इनमें से कोई नहीं। देखिए जब टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर हो जाता है तो जितना पैसा उन्होंने कमाया और जितना उन्होंने लगाया है वो लगभग समान हो जाए, तो कह सकते हैं एक तरह से थोड़ा सा सामान्य लाभ लेके फायदा मिलता है, तो हम कह सकते हैं इसका कि ये सामान्य लाभ है, तो इसका आंसर आपका सामान्य लाभ हो जाएगा। अगला देखते हैं हमारा अभिकथन और कारण। साधन के प्रतिफल की दूसरी अवस्था में कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ता है और साधन के प्रतिफल की दूसरी अवस्था में सीमांत उत्पादन बढ़ रहा होता है। तो दो स्थिति बता रहा है कि भाई एक तो क्या कह रहा है कि साधन जब प्रतिफल की दूसरी अवस्था होती है, यानी पहले से दूसरी अवस्था में जाता है, तो कुल उत्पादन क्या होता है, घटती दर से घटता है। तो हमने देखा था भाई पहले जो सिचुएशन होती है क्या होती है, वो घटती दर से घटती है। वहीं प्रतिफल की जो दूसरी अवस्था उसमें सीमांत उत्पादन क्या होता है, वो बढ़ता है। तो हम कह सकते हैं भाई पहली चीज़ तो हमें सही दिख रही है, लेकिन ये उत्पादन जो है प्रतिफल में दूसरी अवस्था में सीमांत उत्पादन बढ़ रहा होता है, ऐसा नहीं देखने मिलता। वो दूसरी अवस्था में वो धीरे धीरे क्या होता है, ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन बढ़ता नहीं है वो। ठीक है, ये आप जो वीडियो देखेंगे जो हमने करा रखे थे, जो भी जितने भी हमारे क्वेश्चन थे इससे संबंधित, अवस्थाओं के संबंधित, वो करा रखे हैं, आप उनको देखेंगे तो आपको ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हम कह सकते हैं, इसका आंसर गा हो जाएगा आपका अधिकतम
अभिकथन ए सही है लेकिन कारण आर जो है वो गलत है। किस बाजार में फर्म कीमत स्वीकार्य होती है? तो आपको पता है भाई कि जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होती है उसमें ही क्या होता है, फर्म की जो कीमत होती है स्वीकार होती है। बाजार संतुलन की स्थिति में, बाजार अगर संतुलन की स्थिति है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होगा ना, बाजार और मांग की पूर्ति जो है बराबर, जितनी मांग है उतनी क्या है बाजार में पूर्ति हो रही है, तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा आता है अभिकथन और कारण। तो अभिकथन कह रहा है कि भाई लाभ सामान्य होता है जब टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के, ये तो हमने देखा भी कि भाई लाभ हमेशा समान होता है जब टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर होता है। क्या उत्पादन के संतुलन के लिए एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू एक अनिवार्य शर्त है? यानी जब हमारा AR यानी एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है ना, ये दोनों बराबर होगा तो क्या ये चीज़ संतुलन हमेशा तभी अनिवार्य होगा? ऐसा नहीं है ना भाई, संतुलन ये तो हमारा सामान्य लाभ दिखा रहा है ना, जो हमारा टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट जो है वो सामान्य हमारा लाभ दिखा दे रहा है। लेकिन जब एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट की बात करते हैं तो ये हमारा जो होता है वो ऐसा कभी नहीं कहता कि भाई कि इससे हमारा क्या होगा, जो संतुलन होगा वो बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई कथन ए तो सही है हमारा, लेकिन कथन 2 जो है वो असत्य है। ठीक है, तो इसी तरह हमारा ये जो MCQ का वीडियो है वो ख़त्म हो जाती है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना, चैनल को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और आपका पेपर अच्छा जाए। थैंक यू।